जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, जब हम जिंदगी के थपेड़ों से ग्रस्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम अपने ईश्वर से प्रश्न करने लगते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि उन्होंने हमें यह दुख क्यों दिया। सच तो यह संगत जी कि दुख का सामना करके हमारी आत्मा का शुद्धिकरण होता है, जो हमें और तराशने और निखारने का काम करता है। संगत जी, हमारे जीवन में तकलीफें क्यों आती है, यह बात हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि गुरु जी के तो सभी सत्संग बहुत ही सुंदर होते हैं, बहुत ही खास होते हैं, उसी तरह से आज का सत्संग भी बहुत खास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज का सत्संग पूरा सुने और अंत तक सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हो तो हमारे ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो ईमेल आईडी व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग जो हम सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी संगत है और पुरानी संगत है तनु जानकर। तो गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, सादर प्रणाम गुरु जी। आज मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि गुरु जी ने मुझे मौका दिया कि मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी का। गुरु जी ने मुझे मौका दिया है इस सफ़र की सारी खुशियाँ आप सबके साथ शेयर कर सकूँ। आशा करती हूँ कि गुरु जी की ब्लेसिंग सभी पर बरसे और अगर मेरी जर्नी से मेरे सत्संग में कोई रिलेट कर सके, किसी को बेनिफिट हो, तो मैं अपने आप को दोबारा बहुत खुशकिस्मत समझूंगी और गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। तो गुरु जी, आपका हुक्म हुआ है वो सराखों पर है और कोशिश करूँगी कि आपका सत्संग जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं करूँ। आशा करती हूँ कि मैं अपना ग्रैटिट्यूड आपको कर पाऊँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु जी के चोले में रहते हुए जो मेरी जर्नी रही और उसके बाद जब गुरु जी ने अपना चोला छोड़ दिया, उसके बाद मेरा कनेक्शन गुरु जी से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और हर दिन बढ़ता ही चला जा रहा था। अब तो हर पल गुरु जी मेरे साथ हैं और इस बात का प्रमाण भी देते हैं और पक्का विश्वास भी दिलाते हैं। तो गुरु जी, आई डू बिलीव यही है, कहीं नहीं गए हैं, हर पल हमारे साथ हैं, हम उनको महसूस करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, वे हर समय हमारे साथ हैं। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ संगत जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब मैं गुरु जी से मिली उस समय हमारी फैमिली एक शिव भक्त है। हमारे घर में भोलेनाथ को, शिव को बहुत ही प्यार किया जाता है। वैसे पूजा पाठ की कोई रिचुअल्स नहीं है हमारे घर में, बस ऐसे कह सकती हूँ कि हर सांस में ओम नमः शिवाय चलता है। मेरी मदर जरूर मंडे का व्रत रखती हैं, माता रानी की भी पूजा करती हैं, बट ऑन द रेगुलर बेसिस ऐसी कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। शिव जी के लिए बहुत ही अधिक प्रेम था हमारे दिलों में, बहुत ही विश्वास अभी भी है। अब जब मैं सोचती हूँ कि गुरु जी ने अपने पास बुलाया है और मैं इतनी संगत का सत्संग भी सुनती हूँ और मैंने पढ़ा भी है, गुरु जी अपने भक्तों के पास या तो खुद जाते हैं या अपने पास जरूर बुलाते हैं। और आई थिंक ये हमारी भी खुशकिस्मती है कि हमारे कुछ तो अच्छे कर्म रहे होंगे और भोलेनाथ के साथ जो लगाव, जो प्यार, उसका फलस्वरूप हमें इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिली हैं, इतने बढ़िया गुरु जी मिले हैं। उस बात का बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि भोलेनाथ से बहुत प्यारे और प्यार से हम शिव जी को शंकर बाबा कहते हैं। आज भी हम शंकर बाबा ही कहते हैं। तो वो हमारे घर के एक मेंबर थे और घर के मेंबर हैं। तो संगत जी, गुरु जी का बुलावा आया 1989 में। मेरे हस्बैंड आर्मी से रिटायर हुए हैं। 89 में उनकी पोस्टिंग गुरदासपुर में थी, जो मेरे हस्बैंड के सुप्रियर थे, जो वहाँ की ब्रिगेड के कमांडर थे। मैं उनका नाम नहीं लूँगी। वो गुरु जी के भक्त थे और उनकी आंटी थे। मेरे हस्बैंड को ऑफिस में मैसेज दिया सैटरडे को कि हमारे कमांडर साहब के गुरु जी आ रहे हैं, तो आप भी आइए अपनी वाइफ के साथ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि जो मेरे इन लॉज की फैमिली है वहाँ पे किसी भी प्रकार का पूजा पाठ नहीं होता है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल, मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा में बहुत बिलीव है, लेकिन पूजा पाठ ज़्यादा नहीं होता। गुरुओं में तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते और मेरी फैमिली भी गुरु में विश्वास नहीं रखती। तो मेरे हस्बैंड ने उन्हें कहा कि हो सकता है कि हम ना आएँ, कि हम किसी गुरु बाबा में विश्वास नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करना कि आप घर आना और अपनी आंटी को बताना है। एक्चुअली ऐसे माना जाता है कि जो लेडीज़ होती हैं उनका झुकाव जल्दी से भगवान की तरफ से स्पिरिचुअल की तरफ हो जाता है। उन्होंने सोचा कि शायद वो अपनी वाइफ को बताएंगी तो वह मान जाएंगी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है सर, मैं ज़रूर बताऊंगा। और जब ये घर आए तो उन्होंने मुझे बताया, तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। उस वक्त हमारे मन में कोई विचार था नहीं कि नहीं जाना है या जाना है, बस एक दूसरे को देख के विचार आया कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, पर गुरुओं में हम नहीं फंसना चाहते। तो हस्बैंड कहने लगे अच्छा मैं उनको मना कर दूंगा, देखो
जब गुरुजी का बुलावा होता है, गुरुजी चाहते थे कि हम आएँ, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देते हैं और आपका माइंड बिल्कुल बदल देते हैं। तो शाम को मेरे हस्बैंड बोले कि देखो ऐसा है कि वह मेरे बॉस हैं, अगर हम नहीं जाएंगे और मना कर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि जाएंगे, लेकिन थोड़ी देर में ही आ जाएंगे और वापस आएंगे हम। मैंने कहा ठीक है। तो हम बड़े ही क्लीन भाव के साथ वहाँ आए। हमने कुछ सोचा नहीं था कि गुरुजी कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, हमें क्या मांगना है, कुछ भी नहीं। अगले दिन संडे था, अगले दिन सुबह हम गए उनके घर। एक बात बताना चाहती हूँ कि उस दौरान मेरी बैंक में बहुत ट्रबल होता था। आई एम सफरिंग फ्रॉम लॉट्स ऑफ बैंक। एक में मैं सारे काम कर लेती थी, चल फिर भी लेती थी, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ़ थी। तो अगले दिन जब हम गए तो बड़ा सा हॉल था, जैसे ब्रिगेडियर्स के बड़े से हॉल होते हैं। गुरुजी तब चोला नहीं पहनते थे। इट वॉज़ वेरी स्मार्ट। और उस वक्त वो पैंट पहनते थे या सफारी सूट पहनते थे और बहुत ही स्मार्ट शूज़ पहनते थे। तो जब हम गए और अभी अंदर घुस रहे थे तो हमने देखा कि सामने सोफे पर एक जेंटलमैन इस सिटिंग। तो गुरुजी में होंगे, क्योंकि बाकी सब लोग नीचे बैठे हुए थे और ज़्यादा संगत नहीं थी। मेरे ख्याल से 10-12 लोग ही थे। अभी मैं पूरे तरीके से बैठी भी नहीं थी। एकदम से गुरुजी के साथ आई कांटेक्ट हुआ और गुरुजी ने तुरंत ही अपने हाथ से, एक सिग्नेचर स्टाइल सा था उनका, उससे मुझे इशारा करके आगे बुलाया। उस समय मुझे गुरुजी के दरबार का कोई प्रोटोकॉल भी नहीं पता था और हम बिल्कुल सिंपल भाव से, बहुत प्यार के भाव से गए थे। तो मैं गई उनके पास और मुझे अभी ठीक से याद भी नहीं है कि मैंने माथा टेका कि नहीं। मैं वहाँ खड़ी हो गई उनके पास जाके। तो गुरुजी ने मुझे देखा और वहाँ पास में एक आंटी बैठी हुई थी। तो पास में जो आंटी बैठे थे उनको गुरुजी कहते हैं कि आंटी इनको अंदर ले चलो। उस हॉल के साथ ही एक दूसरा कमरा था, तो मुझे ले गई, गुरुजी भी साथ साथ चले। मैं सिर्फ ऐसे ही कहूँगी कि ये एक रोबोटिक मूवमेंट था कि गुरुजी के पीछे पीछे मैं चलती गई और दूसरे कमरे में पहुँचकर गुरुजी ने मुझे कहा कि चल हुन तू लेट जा। तो मैं अपने पीठ के बल लेट गई और गुरुजी मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने आंटी से कोई चम्मच मांगा और मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी स्पून से कुछ हीलिंग करते थे। मुझे बहुत बाद में पता चला कि गुरुजी ने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। आज भी मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो पता चलता है कि अच्छा गुरुजी ने ऐसा किया, ये तो हमारे साथ भी किया, यह भी किया है, वह भी किया है। तो आज तक भी हम ये जान रहे हैं कि गुरुजी ने क्या क्या हमारे लिए किया है। गुरुजी ने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ब्लेस किया है, सुख में भी दुख में भी हर पल उन्होंने ब्लेस किया है। यह जो मेरा सत्संग है, वे मेरा गुरुजी के प्रति सही मायने में शुक्राना है। मैं उन्हें थैंक्स देना चाहती हूँ। ये थैंक्स गिविंग सत्संग है। तो गुरुजी ने चम्मच के साथ मेरे बैंक पर ऐसे टच किया। उन्होंने चम्मच नीचे रखकर अपने हाथ की तली जोर से मेरे बैग पर लगाई और कहते हैं कि चल चल तू खड़ी हो जा। और मैं खड़ी हो गई। एंड यू डोंट बिलीव दिस वॉज अ मिरेकल। जो मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मुझे बैक पेन होता था, एक पाँव में झुकाव देती थी, वो जब मैं खड़ी हुई तो पूरा दर्द गायब हो चुका था। देयर वॉज नो पेन, बिल्कुल दर्द नहीं था। दोनों पैरों पर बराबर बराबर दबाव डाला, कहीं भी दर्द नहीं था। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई, पर ऐसा अंदर से नहीं लगा कि मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, पर अंदर से दिल बहुत खुश था। फिर गुरुजी ने कहा कि चल फिर आ जा, और गुरुजी वापस हॉल में आके बैठ गए और मैं भी पीछे जाके बैठ गई। उसके बाद लंच हुआ। मैं लंच क्यों कर रही हूँ, लंगर क्यों नहीं कह रही, क्योंकि उस दिन लंगर नहीं करा रहा था। हमने डाइनिंग टेबल पर बैठ के साथ में लंच किया। यह सब गुरुजी की अपनी प्लानिंग थी। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी ने किसी कारण से बुलाया था वहाँ पर। शायद मुझे ब्लेसिंग्स की ज़रूरत थी। जब हम टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे और मैं जस्ट गुरुजी के सामने बैठी हुई थी, यह भी कुछ गुरुजी की प्लानिंग रही होगी। जब हम खाना खा रहे थे तब मैं कहूँगी कि हम लंगर कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, ठीक ऐसे नॉर्मल जैसे हम लोग आम फैमिली जब नॉर्मली इकट्ठे होकर बैठ के खाना खाते हैं, बातचीत करते हैं, तो वैसे ही खाना खाते समय, लंगर करते समय बातें कर रहे थे। और ना गुरुजी बहुत लाइट हेटेड कन्वर्सेशन करते हैं। अचानक गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और अपना हाथ ऊपर किया आसमान की तरफ, और एकदम से उन्होंने हाथ नीचे किया ही कट समथिंग इज इन हिज हैंड। उनके हाथ में कुछ था और गुरुजी ने वो मेरी तरफ बढ़ाया, कहा एला तू खा ले। तो पहले तो मुझे लगा कि यह क्यों ऐसा कह रहे हैं, क्यों मैजिक शो कर रहे हैं, किसी को क्या दिखाना चाहते हैं। गुरुजी ने मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने खा लिया। वो पूरा पंजीरी की तरह मीठा था। उस वक्त मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था वो डिवाइन प्रसाद है। सो यस आई एम सो लकी कि मुझे वो डिवाइन प्रसाद मिला। पर जब मुझे नहीं पता था, बस गुरुजी ने कहा कि खा ले, मैंने खा लिया। आज जब मुझे सब पता है कि गुरुजी ने क्या क्या किया है, तो मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आपने तो बिल पर कितनी कृपा कर दी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तूने तो किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। तो मैंने कहा गुरुजी ने कहा खा ले, तो मैंने खा लिया। लंच के बाद दोबारा हम लोग सब वापस ड्राइव रूम में जाके बैठ गए, बातचीत करने लगे। जब हम वापस घर जाना चाहते थे तो हमने गुरुजी से आज्ञा ली
गुरुजी कहते हैं कभी साढ़े घर भी आओ ना। तो उन्होंने अपना घर बताया डिफेंस कॉलोनी में जलंधर का। तो हाँ, मैं मेरे हस्बैंड से कहा कि हाँ गुरुजी हम जरूर आएंगे। एंड दैट वाज माय फर्स्ट मीटिंग विद दी गुरुजी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि वो बिल्कुल ही डिवाइन मीटिंग थी। वो शब्द है ना पुराना कि वो पल कितना प्यारा था जब आपने मुझे दर पर बुलाया। कुछ महीने 2 महीने बाद हम लोग जलंधर भी गए। हमारा होम टाउन दिल्ली है। हम छुट्टी के लिए आ रहे थे तो हमने सोचा कि रास्ते में गुरुजी से भी मिल लेंगे। गुरुजी ने कहा कि कभी मिलने आना। इतने प्यारे लगते हैं ना गुरुजी के शब्द, एक एक पल मुझे याद है, एक एक शब्द मुझे याद है। तो हम जलंधर पर गुरुजी के पास मिलने गए। हम गुरुजी के पास बैठे, थोड़ी देर हम वहीं बैठे। मेरे फादर इन लॉ की लास्ट पोस्टिंग जलंधर थी, तो मेरे फादर इन लॉ जलंधर से रिटायर्ड हुए। तो मेरे हस्बैंड को वह घर में देखने जाना था। तो थोड़ी देर बाद हमने गुरुजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त ली कि गुरुजी अब हम चलते हैं। जैसे ही हमने गुरुजी से आज्ञा ली, उस वक्त गुरुजी किसी कर्नल के घर जा रहे थे। गुरुजी को किसी मिलिट्री अफसर कर्नल इनके यहाँ पर जाना बहुत पसंद था। मेरे हस्बैंड भी मेजर थे। तो जैसे हम लोग आज्ञा लेने पहुँचे, हमने ली गुरुजी से जाने के लिए। तो गुरुजी कहते हैं नहीं मेजर साहब, तुसी भी साढ़े नाल चलो और गुरुजी का मैजिक देखिए। संगत जी, हमें जाना कहीं और था और हम गुरुजी के साथ चल पड़े। हमने कहा ठीक है गुरुजी। बाहर आए तो गुरुजी की गाड़ी लगी हुई थी, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं गड्डी चलाऊंगा मैं। साथ में बैठे हुए थे, मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे। तो रास्ते में साइड में एक जूस वाला था। एकदम जूस वाले को देखकर बोलते हैं हमसे कि जूस पियोगे? तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी ज़रूर पियेंगे। तो हमें लगा कि शायद गुरुजी का मूड है जूस पीने का। तो जैसे मेरे हस्बैंड ने गाड़ी रोकी, गुरुजी ने विंडो से बाहर सर निकाला और जूस वाले को इशारा किया। तो मेरे हस्बैंड तुरंत जल्दी से उतर गए। उन्हें लगा कहीं ऐसा ना हो कि गुरुजी पैसे दे दें। हम सब ने जूस पिया। जूस पीने के बाद जैसे मेरे हस्बैंड पैसा देने लगे, उस समय जूस वाले ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वो लेने के लिए तैयार ही नहीं था। मेरे हस्बैंड ने बहुत हसीन स्ट्रीट किया। उसने बिल्कुल भी पैसे नहीं लिए। तो बार बार गुरुजी की तरफ देखे जाए और उसने गुरुजी की तरफ प्रणाम किया और पैसे नहीं लिया। उसके बाद हम गुरुजी के साथ कर्नल अंकल के यहाँ पहुँच गए और उसके बाद फिर हम गुरुजी से आज्ञा लेकर चले गए। संगत जी, गुरुजी की कोई भी चीज़ कोइंसिडेंस नहीं होती। गुरुजी का हर शब्द, हर वाक्य, हर एक्शन ऐसे नहीं होता है। उसका हर शब्द, हर वाक्य, हर एक्शन कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दे रहा होता है। अब यह जो गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे, इस बात का ज्ञान मुझे अभी कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीने पहले ही समझ आया कि क्यों गुरुजी हमारी गाड़ी में आए थे। यह भी बहुत बड़ा सत्संग है, इसको मैं फिर कभी बताऊंगी कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद एक बार फिर मैं दिल्ली आई तो मेरी मम्मी को मिडिल बैंक में काफ़ी तकलीफ होती थी। तब मैं गुरुजी के रंग में काफ़ी रंग चुकी थी। मुझे गुरुजी से काफ़ी लगाव हो चुका था। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप मेरे साथ जलंधर चलो, मेरे गुरुजी हैं वो आपको ठीक कर देंगे। तो मम्मी मुझे देखती है कि अच्छा तू बड़ी गुरु वाली हो गई है, क्योंकि ये बात उनके लिए बहुत नई थी। हम किसी गुरु के चक्कर में है या हमने किसी को गुरु बना लिया है। तब मैंने जिद की नहीं आप मेरे साथ चलो, शायद गुरुजी का बुलावा उनके लिए था। हम लोग वहाँ गए, हम जलंधर पहुँचे मम्मी को लेके। तब कोई टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था। मेरे एक फ्रेंड है, वह भी गुरुजी को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी भी उन परिवार को बहुत प्यार करती हैं। मतलब रोज़ ही गुरुजी उनके घर जाते। तो मैं मम्मी को लेके वहाँ गई और उन्हीं के घर पे हम ठहरे और फिर वहाँ से गुजरी के गुरुजी के जलंधर मंदिर गए। जब हम गए तो गुरुजी बहुत खुश हुए और गुरुजी बहुत प्यारी जो मुस्कान दे रहे थे। हम वहाँ जा करके बैठे, चाय प्रसाद आया और हम चाय प्रसाद ली। और तो गुरुजी मम्मी की तरफ देखकर बोलते हैं कि फिर तुम्हारी क्या सेवा की जाए। तो मम्मी ने इशारे से बताया कि यहाँ पर दर्द है। तो गुरुजी कहते हैं कि कोई गल नहीं, ठीक कर देंगे। और फिर गुरुजी मम्मी के पीछे जा करके खड़े हुए और गुरुजी ने मम्मी की बैक पर काफी सारे मुक्के मारे। फिर कहते हैं मम्मी को की कल्याण कर देता। मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरी मम्मी का जो पीठ का दर्द या बैक का दर्द था वो तुरंत ठीक नहीं हुआ। अगले कुछ हफ्तों में मम्मी ने महसूस किया कि धीरे धीरे वह दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। उन्हें पता ही नहीं चला कि तकलीफ कब चली गई। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, उन दिनों मुझे एक गायने की इशू थी जो आगे चल के बहुत बड़ा इशू बन गया। हम जलंधर में जहाँ पर गुरुजी का किचन था, वहाँ पर एक कमरे के पास जगह थी, वहाँ पर मैं खड़ी थी दरवाजे के पास। तो जलंधर में जो गुरुजी का किचन था, वहाँ पर एक दूसरा कमरा था। उस कमरे की विंडो के नीचे बैठी हुई थी और गुरुजी ने खड़े थे दरवाजे में। और फिर मेरी तरफ गुरुजी देख के कहते हैं कि हो गई सब ठीक है। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी सब ठीक है। और संगत जी, उस समय मैं और संगत जी, फॉर मी दैट टाइम गुरुजी इज जस्ट लाइक मैन। मैं उनसे अपनी गायने की इश्यूज शेयर नहीं कर सकती थी। मुझे बहुत हेजिटेशन था। मैंने कहा गुरुजी सब ठीक है। और गुरुजी मुझे देख करके मुस्कुराए। किचन में गए, कुछ पान के पत्ते ले आए। उन्होंने उस पान के पत्तों को अपने पास रख लिया और कुछ बोला। पान के पत्तों को अपने आगे रखना। और राधा जी
वो कुछ बोल करके गुरुजी ने मुझे वो पान के पत्ते दिए। गुरुजी ने बोला इशारे से कि एनु ऐथे रख ले, लोअर एंडोमेंट में रख ले, शाम को फेंक देना। अब आप देखिए संगत जी, गुरुजी नैनांतरे में उनको पता था कि मुझे क्या तकलीफ़ है। उन्होंने मुझे बुलाया था, जैसा गुरुजी ने कहा मैंने वैसा ही किया। और संगत जी, ये ब्लेसिंग भी मुझे अगले 10 साल बाद काम आई। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने गुरदासपुर बुला के, जलंधर बुलाया, इतनी ब्लेसिंग्स दी, तो ज़रूर किसी न किसी कारणवश हमें बुलाया था, हमें ब्लेसिंग्स दी, हमारा कल्याण किया। संगत जी, मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि उस टाइम पर हमारे पास ना सेल फ़ोन थे, ना ही लैंडलाइन फ़ोन थे। तो फिर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग गुजरात हुई। गुजरात के बाद नॉर्थ ईस्ट हुई एंड धीरे धीरे लॉस इन द टच विद द गुरुजी। तो गुरुजी को ये बात पता चली कि शायद हम उनसे थोड़े समय के लिए दूर चले जाएंगे, इसलिए उन्होंने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। मैं यह नहीं कहूँगी कि हम पूरे तरीके से कनेक्टेड हो गए हैं, लेकिन क्योंकि हमारी मेमोरीज गुरुजी के साथ इतनी सुंदर थी, हर पल गुरुजी के साथ थे, तो डिस्कनेक्ट होने का तो सवाल ही नहीं था। बस थोड़ा सा हम लोग अलग शहरों में चले गए और गुरुजी से परे हो गए। बट आई वॉन्ट यू टेल यू वन थिंग कि गुरुजी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। गुरुजी ही जानते हैं कि कब किस समय किसको क्या ब्लेसिंग देनी है। हमें तब भी नहीं पता था और हम आज भी नहीं समझ पाते कि गुरुजी कब किसको क्या ब्लेसिंग देंगे। हम तो उस वक्त दूसरे शहरों में थे, लेकिन मेरे लॉज भी दिल्ली में थे, मेरी मम्मी भी दिल्ली में थी। तो हमारी एब्सेंट में जब गुरुजी वहाँ गए, बड़े मंदिर में थी, तो एक दिन हमारे गुरुजी हमारे घर डिफेंस कॉलोनी में आ गए और हमारा घर भी डिफेंस कॉलोनी में था। मेरे फादर और मदर इन लॉज वहाँ पर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु में कोई विश्वास पर नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि एक प्रकार का आडंबर है। आई वॉज वेरी सरप्राइज कि मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी को वहाँ अंदर जाने से मना किया, उन्हें बैठा दिया, गुरुजी अकेले गए। और तब भी जब गुरुजी शर्ट और ट्राउजर पहना करते थे, और अब जब मैं अपनी मदर इन लॉ से पूछती हूँ तो कहती हैं बिल्कुल यंग सा लड़का था। तो जब उन्हें बेल बजाई तो फादर ने पूछा होगा अंदर से, तो गुरुजी ने जवाब दिया, मैं आपके बेटे और बहू का गुरु हूँ, आप बिलीव नहीं करेंगे। मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी को वेलकम किया घर में। बहुत दिस इज़ वेरी सेम थिंग डिफ़िकल्ट टू बिलीव फॉर मी। अगर गुरुजी कुछ करना चाहते हैं तो पहले ही तो हो ही जाता है। तो गुरुजी आए और 1 घंटा मेरे घर वहाँ बैठे, चाय पी, बहुत अच्छी गपशप की उन्होंने। मेरे फादर इन लॉ के साथ मेरी मदर इन लॉ बहुत सुंदर गाना अभी तक गाती हैं। शी इज़ 91। गुरुजी का तो आपको पता है, म्यूज़िक और म्यूजिशियन से तो बहुत ही लगाव है। तो बातों बातों में गुरुजी ने मेरी मदर इन लॉ से पूछा, फिर तो फेरते सकी कर दे तो सारा दिन। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है, गुरुजी मैं तो गाना है। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर सुनाओ सानू कुछ। तो मेरी मदर इन लॉ ने उनके सामने 2-3 गाने गाए और बस ऐसे गुरुजी 1-1.5 घंटा बैठे, फिर वहाँ से चले गए। वो क्यों आए थे और क्या क्या ब्लेस करके गए, आई वॉज ऑलवेज ग्रेटफुल टू हिम। हम पूरा परिवार अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। गुरुजी ने अपने चरण हमारे घर में डाल दिए और हम हर एक घर को ब्लेस किया, हमारे घर के मेंबर्स को ब्लेस किया। मेरी मदर इन लॉ ने 3 गाने गुरुजी के सामने गाए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मदर इन लॉ के साथ थी। मदर इन लॉ के साथ उनके गाने में ऑब्वियसली निखार तो आना ही था। और इसके बाद गुरुजी मेरे पेरेंट्स के घर भी गए। मेरे पेरेंट्स अफदद एनक्लेव में रहते हैं। मेरे फादर इन लॉ और मेरे फादर दोनों ही नहीं है, दोनों ही गुरुजी के श्री चरणों में। गुरुजी ने मुझे दिखाया और गुरुजी वहाँ पर भी अचानक ही पहुँचे, कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। तो गुरुजी मेरे पेरेंट्स के साथ वहाँ उन्होंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। ऑफ कोर्स मेरे फादर नहीं है, मेरे ब्रदर हैं और उसकी फैमिली है। मेरी ब्रदर की बुक शॉप है खान मार्केट में, जिसका नाम बहरी सन्स, और गुरुजी को बहुत पसंद थी। गुरुजी अगले दिन मेरे फादर की शॉप पर चले जाना बिना बताए। मेरे फादर तो गुरुजी को देख के बहुत हैरान हुए। तो गुरुजी कहते हैं मैं तुझे ब्लेस करने आया हूँ। तो गुरुजी ने मेरे पापा को ब्लेस किया, बुक शॉप को ब्लेस किया। और आप जानते हैं संगत जी, ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत सारी काफ़ी सारी बुक्स, कोई भी बुक्स वॉज ऑनलाइन मंगा सकते हैं। काफ़ी सारी बुक शॉप सब बंद हो चुकी हैं, लेकिन हमारी बुक शॉप गुरुजी के चरण पड़े हुए और वो आज भी चल रही है और वो बहुत अच्छी कंडीशन में आज भी चल रही है। और गुरुजी ने सिर्फ बुक शॉप को ब्लेस नहीं किया, मेरी हर फैमिली मेम्बर को, मेरे ब्रदर को, मेरे मम्मी पापा, मेरे सास ससुर, सबको ब्लेस किया। तो इस तरह से गुरुजी आए, मेरे दोनों घरों में अपनी ब्लेसिंग दे के गए। फादर की शॉप में थे भी और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे फादर इन लॉ ने मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके कहा ऑफिस में ही आपके गुरुजी आए थे। और बस इतना कहा और हम बस लाइफ ऐसे चलती रही। तो पहले गुरुजी 89 में मिले थे, उसके ठीक 10 साल बाद 99 में
मिले और जो मेरी गायनिक प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा थी वो भी सॉल्व हो गई। और तब मेरे हस्बैंड हैदराबाद में पोस्टेड थे। हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया, आर्मी डॉक्टर को भी दिखाया, हमने अपोलो में भी कंसल्ट किया। और उनकी यही राय थी कि मुझे सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो उनका कहना था कि आपकी यूट्रस के जो सेल हैं वह रंग बदल रहे हैं और अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसे जल्दी नहीं है, जब आपके पास टाइम हो तब आप यह करा लेना, क्योंकि ऑपरेशन कराने के बाद आपको 2-3 महीने तक बेड रेस्ट करना होगा। तब हमें पता चला कि इट वॉज अ रिस्की। तो हमें लगा कि क्यों वेट लॉस करना चाहिए। तो बच्चे भी बड़े हो गए, बेटा मिडिल स्कूल में था और बेटी जो थी वो कॉलेज में थी। तो फिर समर वेकेशन जब आए तो मैंने सोचा कि तब करा देंगे। उससे पहले मेरे हस्बैंड हैदराबाद में डिफेंस कॉलेज में डायरेक्टर थे, तो मेरे हस्बैंड दिल्ली किसी काम से आ रहे थे, आई थिंक लेक्चर देने जा रहे थे। तो फ्लाइट में मेरे हस्बैंड आ रहे और उनके साथ जो लेडी पैसेंजर थी, मेरे हस्बैंड के साथ में जो लेडी बैठी हुई थी वो दिल्ली के एम्स कॉलेज की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी, गायनोकोलॉजिस्ट। क्योंकि तब तो इन बातों का ख्याल नहीं था, क्योंकि गुरुजी तो माइंड से निकाल देते हैं। पर अब पता चलता है कि ये सारी प्लानिंग गुरुजी की ही थी। हमने हैदराबाद में सर्जरी प्लान करी, सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ वहाँ होना था, पर गुरुजी कहते थे कि मैं एम्स में कराऊंगा गुरुजी ने। और गुरुजी का ऐसा कह सकती हूँ कि उनका अपना हॉस्पिटल है एम्स, गुरुजी की बड़ी मेहर है एम्स हॉस्पिटल पर। इवन आर्मी हॉस्पिटल पे भी गुरुजी की बड़ी मेहर है। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे शेयर किया जो मेरी प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा कि आप अपनी वाइफ को मेरे पास भेज दीजिए, आजकल कोई लेप्रोस्कोपी सर्जरी नहीं है और हम उसे कर सकते हैं, तो आप उन्हें मेरे पास दिल्ली भेजिए, मैं उनसे मिलूँगी, उनका चेकअप करूँगी। तो अब ना गुरुजी का जो मैजिक शुरू हो गया था, गुरुजी की प्लानिंग शुरू हो गई थी। तो जब मेरे हस्बैंड लौट कर आए, उन्होंने जब मुझे बताया तो आई थिंक मैं एक हफ्ते में ही एम्स पहुंच गई दिल्ली में। तो उसका नाम था डॉक्टर मित्तल और उनका फ़ोन नंबर मुझे दिया था। मैंने उनको जाते ही फ़ोन किया, उन्होंने कहा आ जाइए मिलने। आप जानते हैं संगत जी एम्स में कितनी लाइनें लगी होती हैं, पर ये प्लानिंग तो गुरुजी की प्लानिंग थी। मैं अंदर गई, मैं मुझे बताया था, उन्होंने अटेंड किया, मुझसे बात की, मेरे टेस्ट लिए और मैं वापस हैदराबाद गई। और कुछ दिनों के बाद ही बच्चों की वेकेशन शुरू होने वाली थी और फिर हम दिल्ली आ गए। और फिर वहाँ जाकर मैं एम्स में जाके एडमिट हो गए। प्राइवेट कमरा भी मिल गया, लेकिन प्राइवेट कमरा भी मिलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हमें मिल गया लेकिन इन सब में पूरी गुरुजी की प्लानिंग थी तो सर्जरी कैसे होनी थी। लेकिन मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा कुछ घबराहट थी। तो मुझे याद आया, किसी ने कहा कि मेरी जो लाइफ है ना वो बहुत लिमिटेड है। तो मुझे अंदर से इतनी घबराहट थी, मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी लेकिन वापस बाहर नहीं आ पाऊंगी। और ऐसे एक बार हैदराबाद में कोई आया था जिसको मैंने अपना हाथ दिखाया, तब उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ बहुत स्टार्ट है। तो मेरे दिमाग में वो बात गई नहीं। आपके दिमाग से ना संगत जी पूरे विचार जल्दी जाते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि इन चक्करों में मत पड़ो। खैर एनीवे मुझे बहुत डर लगा, मुझे लग रहा था कि मैं अंदर गई तो वापस बाहर नहीं आ पाऊंगी। मेरे हस्बैंड हैदराबाद में थे और अगले दिन जब सर्जरी थी वो रात में वहाँ आए और केम टू आए माई रूम। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे पास एक भोलेनाथ की शंकर बाबा की छोटी सी मूर्ति है जो मुझे मेरी बुआ जी ने दी थी और आज तक वो शंकर बाबा की मूर्ति मेरे पास है। सो माई हस्बैंड केम एट नाइट और उनके हाथ पीछे थे और कहते हैं देखो कौन आया मेरे साथ। उन्होंने हाथ आगे किया, मेरे शंकर बाबा की मूर्ति थी। कहते हैं देखो तुम इन्हें वहीं छोड़ के आ गई, इन्हें मैं ले आया हूँ। तो मेरे शंकर बाबा मेरी साइड की टेबल पर आ गए। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, मेरी सर्जरी बहुत अच्छी ही होने वाली थी। तो मेरी सर्जरी बहुत अच्छी हुई, जैसा मुझे बताया गया था। मुझे 2 महीने बेड रेस्ट करना था और उसके बाद हम वापस हैदराबाद चले गए और मैं खुश थी कि जो भी हुआ बहुत अच्छा हो गया। सो वहाँ पर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपकी हीलिंग बहुत अच्छी हो गई है, आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी शुरू कर दीजिए। संगत जी मैं बहुत एक्टिव थी, स्पोर्ट्स में, रनिंग में, सब में बहुत एक्टिव थी। बिजनेस, योगा, इन सब चीज़ों का बहुत शौक था। फिर मैंने डॉक्टर के कहने के बाद अपने घर पर एक्सरसाइज शुरू कर दी एंड दैट वाज टोटली रॉन्ग। और ऐसा करते समय, एक्सरसाइज करते समय मेरी बैक खिंच गई और वो दर्द फिर से स्टार्ट हो गया। मुझे लगा मुझे तो अब स्लिप डिस्क हो गई है। आई वॉज इन आउट ऑफ ट्रबल। मैं करीब 8 से 9 महीने बेड रेस्ट पर थी और बहुत दर्द में थी। मैंने बहुत फिजियोथेरेपी कराई डॉक्टर्स के पास, लेकिन मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा रहा था और मुझे बहुत लो फीलिंग होने लगी और मैं अंदर ही अंदर बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि मैं ऐसा जीवन जीऊँगी बेड रेस्ट पर। तो हमने हस्बैंड में जो ओल्ड सिटी है जहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, उनका हीलिंग टच बहुत अच्छा है, मैंने यह सब भी करवाया और बहुत से लोगों को उनसे
फ़ायदा होता है, पर मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद से जो मुझे फीलिंग होती है वो मैं बढ़ती चली गई, और वहाँ पे जो न्यूरो सर्जरी हॉस्पिटल था, मैंने वहाँ पर भी दिखाया, तो जो न्यूरो सर्जन, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आपकी वाइफ़ की जो बैक की प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो जिस तरीके से डिप्रेशन में जा रही हैं वैसा उन्हें डिप्रेशन में मत जाने दीजिए। लेकिन संगत जी, मेरे लिए इतना आसान नहीं था। मैंने बहुत पॉजिटिव सोचने की कोशिश की, और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत पॉजिटिव कहानियाँ सुनाया करते थे। मुझे ऐसा होता था कि या आपको क्या पता व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, और दिन के समय बच्चे काम पर चले जाते और मैं अपने थॉट्स में रहा करती थी। तो एकदम से मुझे ख्याल आता है गुरुजी का। मैंने कहा, गुरुजी वेयर आर यू एंड ओनली यू कैन मेक मी ऑन राइट। तो मुझे वो सब कुछ फ्लैश होने लगा कि गुरुजी के साथ मेरी कैसी यादें थी, कैसा मेरा ब्लड था, कैसे मैं मिली थी, और सारा कुछ वो मेरे दिमाग में आ गया। मैंने कहा, गुरुजी आप कहाँ हो, सिर्फ आप ही मुझे ठीक कर सकते हो। जब मेरे हस्बैंड आए तो मैंने कहा, गुरुजी का पता करो। तो मेरे हस्बैंड ने कोशिश की कि फ़ोन करने की, जिनके घर पर हम पहली बार मिले थे उन्होंने कहा कि हम उनके टच में अब नहीं हैं, पर उन्होंने कहा कि मैंने सुना है वो दिल्ली के आसपास कहीं है। हमने 2-4 लोगों से और कोशिश की, पर गुरुजी का कोई पता नहीं चला। मेरे अंदर से एक्साइटमेंट शुरू हो गया कि बस अब गुरुजी को ढूंढना है, गुरुजी को ढूंढना है। संगत जी, जब दिल से अंदर से पुकार आई ना गुरुजी के लिए, तो गुरुजी ने उसी वक्त से अपना जादू शुरू कर दिया। मैं सोचती हूँ उस समय के बाद में थोड़ा बेटर होने लगी, मैं चलने फिरने लग गई, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग जब दूसरी जगह हो गई, और मैं बच्चों के हैदराबाद में थी, मेरे बच्चों ने अपने कॉलेज ख़त्म किया, और मेरी बेटी को जॉब लगी। बेटी को जो जॉब लगी वह दिल्ली में पोस्ट किया उसको। तो मैंने सोचा मैं भी दिल्ली चलती हूँ, मेरे बेटे और मैं, मेरी बेटी, हम तीनों दिल्ली आ गए। पर तब तक मुझे गुरुजी का बहुत पता नहीं चल रहा था, और उसके बाद मैं भी, मेरे हस्बैंड भी दिल्ली पोस्टिंग हो गई। एक बार मैं खान मार्केट गई, संगत जी ये बहुत प्यारा सत्संग है, तो मैं बहुत उदास रहा करती थी। तब मेरे ब्रदर ने कहा कि नहीं, तुम थोड़ी देर के लिए शॉप पर आया करो, तुम्हारी उदासी दूर हो जाएगी। तो सुबह मैं शॉप पर जाया करती थी। जैसे मैंने गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करके दरवाज़ा खोला, देखती हूँ कि पार्किंग में गुरुजी खड़े हैं। अब मैं उनको किस तरह में देख रही हूँ, तो वो चोले में है, अब वो पैंट शर्ट में है, नहीं है गुरुजी। एंड आई एम बहुत शॉक, क्योंकि मैंने कभी गुरुजी को इस अवतार में नहीं देखा था। सबसे पहले तो मैं उनको देख करके शॉक्ड हो गई, क्योंकि मेरा दिल का सबसे उनसे मिलने के लिए तड़प रहा था, देखने के लिए कोशिश कर रहा था। जैसे मैंने गुरुजी को देखा, मैं उनके पास गई और उनके सामने माथा टेका। तो जब मैं 89 में मिली, तब मेरे हस्बैंड का जो पोस्ट था वो था BM मतलब ब्रिगेड मेजर। मैंने माथा टेका तो गुरुजी इतने साल बाद मुझे कहते हैं, BM आंटी, उन गुरुजी मिल जाए तो उनसे सब ठीक हो जाएगा। और संगत जी, मेरे मुँह से कुछ भी नहीं निकला। आई वॉज स्टन। सब कुछ इतने साल के बावजूद भी, मेरी बात भी गुरुजी को वो सब कुछ पता था कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम चल रही है। गुरुजी के साथ में बहुत, मैं कुछ आंटी थी जिनके बारे में मैंने सोचा था, पहचाना कि शर्मा आंटी हैं, जिनको प्यार से लस्सी आंटी कहते थे। तो जब हम वहाँ से चलने लगे किसी शॉप में जाने के लिए, तो मैंने उन आंटी से पूछा, आंटी गुरुजी कहाँ रहते हैं? आंटी कहती है छतरपुर की तरफ आ जाओ। तो मैंने कहा कि कहाँ है छतरपुर, मुझे नहीं पता। तो वो बोली कि कहीं आप पहुँच जाओगे, छतरपुर किसी से पूछ लेना। बस मैं फिर वहाँ से निकल कर गुरुजी से मिलकर अपने घर आ गई, अपने हस्बैंड को बताया, और फिर हम गुरुजी से मिलने एम्पायर स्टेट पहुँच गए। और शाम का समय था, गुरुजी का जो फेवरेट साइड वो था, गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे। गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे, स्माइल कर रहे थे, अपनी टांगें हिला रहे थे। तो देखो, इतने सालों बाद पहले मुझे बोला BM आंटी, एंड नाउ माय हस्बैंड वाज विक्रम कमांडर इन दिल्ली। अगले दिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि आओ कमांडर आंटी, उन गुरुजी से मिल लो, उन सब ठीक हो जाना है। इतने प्यार से स्माइल दी और कहा कि हर हफ्ते में तेरे को आना है और बच्चों को भी लेके आना है। फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी अंदर गए और अपना चोला पहन कर आए। मेरे लिए सब कुछ देखना बहुत नया था। तो वहाँ पर छोटे मंदिर में बहुत सारी संगत आई हुई थी। सो कॉल्ड VIP ऑफ दिल्ली, वो सब आए हुए थे। वहाँ पर कोई चरण दबा रहा था, कोई वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरे लिए सारा बहुत नया एक्सपीरियंस था। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मुझे थोड़ा बुरा सा लगा कि ये जो मेरे गुरुजी हैं वो सबके गुरुजी हो गए। तब मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी वॉज नॉट गिविंग दैट मच ऑफ टाइम एंड दैट मच ऑफ लव जो मुझे दिया है। मुझे पता है गुरुजी ने जब बुलाया है तो प्यार करने के लिए बुलाया है, ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया है। हम भी वहाँ बैठे, शब्द सुना, लंगर लिए, और जैसे गुरुजी ने कहा, हर हफ्ते थर्सडे को कोशिश करते थे गुरुजी के पास जाने के लिए, हम जाया करते थे। बस यहाँ से मेरे गुरुजी के साथ सेकंड फेज स्टार्ट होता है। आगे का सत्संग मैं और फिर किसी दिन सुनाऊंगी। और गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे यह सेवा बख्शी। अब मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह हम आज भी सत्संग का अंत एक बहुत ही सुंदर कहानी से करेंगे। संगत जी, संतों की एक सभा चल रही थी। किसी ने एक दिन
एक घड़े में गंगा जल भरकर वहाँ रखवा दिया ताकि संत जन जब प्यास लगे तो गंगा जल पी सके। संतों की उस सभा के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने गंगा जल से भरे घड़े को देखा तो उसे तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, यह घड़ा कितना भाग्यशाली है, एक तो इसमें किसी तालाब पोखर का नहीं बल्कि गंगा जल भरा है, और दूसरे यह अब संतों के काम आएगा, संतों का स्पर्श मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर मिलेगा। ऐसी किस्मत किसी किसी की होती है। घड़े ने उसके मन के भाव पढ़ लिए और घड़ा बोला, बंधु मैं तो मिट्टी के रूप में शून्य पड़ा हुआ सिर्फ मिट्टी का ढेर था, किसी काम का नहीं था। कभी ऐसा नहीं लगता था कि भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है। और फिर एक दिन एक कुमार आया, उसने फावड़ा मार मार कर उनको खोदा, मुझे बोरी में भरकर गधे पर लाद कर अपने घर ले गया। वहाँ ले जाकर हमको उसने रांधा, फिर पानी डालकर कूदा, आग पर चढ़ाकर तेजी से घुमाया, फिर गला काटा, फिर थापी मार मार के बराबर किया। बात यही नहीं रुकी, उसके बाद आवे के आग में झोंक दिया। जलने को इतने कष्ट सहकर बाहर निकाला तो गधे पर लाद कर उसने मुझे बाजार में बेचने के लिए भेजा। वहाँ भी लोग मुझे ठोक ठोक कर देख रहे थे कि ठीक है कि नहीं। ठोकने पीटने के बाद मेरी कीमत लगाई भी तो क्या, बस 20 या 30। मैं तो पल भर यही सोचता रहा कि हे ईश्वर, सारे न्याय मेरे साथ करने थे। रोज़ एक नया कष्ट, एक नई पीड़ा देते हो मेरे साथ, बस अन्याय न्याय होना लिखा है। लेकिन ईश्वर की योजना कुछ और ही थी। किसी सज्जन ने मुझे खरीद लिया और जब उनमें गंगा जल भरकर संतों की सभा में भेज दिया, तब मुझे आभास हुआ कि कुमार का फावड़ा चलाना भी उनकी कृपा थी, उसका मुझे का कूदना भी उनकी कृपा थी, मुझे आग में जला बैठना भी उनकी मौज थी, और बाजार में लोगों के द्वारा ठोके जाना भी उनकी मौज थी। अब मालूम पड़ा कि मुझ पर सब उस परमात्मा की कृपा हुई है। दरअसल बुरी परिस्थितियां हमें इतना विचलित कर देती है संगत जी, हम उस परमात्मा के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाने लगते हैं, खुद को कोसने लगते हैं कि क्यों हम सब में शक्ति नहीं होती उसकी लीला समझने की। हमारे साथ किसी भी तरह ऐसा ही होता है, हम खुद को कोसने के साथ परमात्मा पर उंगली उठाने लगते हैं कि उसने हमें ऐसा क्यों किया, क्या मैं इतना बुरा हूँ, मेरे मालिक ने सारे तकलीफ़ें मुझे ही क्यों दी है। लेकिन सच तो यह है संगत जी कि मालिक उन तमाम पत्थरों की भीड़ में से तराशने के लिए आपको चुना है। अब तराशने में तो थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। इसलिए संगत जी, अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आया है तो आप समझ लीजिए यह समय आपकी आत्मा के निखरने का है, यह समय हमें तराशने का है। ईश्वर हमें तराशना चाहते हैं, इसलिए इन दुख से, इन तकलीफ़ों से घबराना नहीं है। गुरु जी के श्री चरण में बैठ के उनका ध्यान करना है, उनके सत्संग करना है, और यह कुछ बुरा समय भी निकल जाएगा, और इस बुरे समय के निकलने के बाद आप अपने आप को तराशे हुए हीरे के समान पाओगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद संगत जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।